और हत्या जैसे जघन्य अपराधों के दोषी बाबा राम रहीम को जेल में कम और बाहर ज्यादा रखा जाता है। इसके लिए नेता से लेकर अधिकारी सब मिली भगत करते हैं, बदले में इनाम भी पाते हैं। जिस जेलर ने बाबा को जेल से बाहर रखने के लिए सभी नियमों की धज्जियां उड़ा दी, उसे इनाम के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता मिली है। जब भी बाबा को पैरोल पर बाहर किया जाता है तो हरियाणा या फिर उसके पड़ोसी राज्यों में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे होते हैं। पंजाब विधानसभा इलेक्शन, बाबा जेल से बाहर। हरियाणा म्युनिसिपल इलेक्शन, बाबा जेल से बाहर। हरियाणा की आदमपुर सीट पर उपचुनाव, बाबा जेल से बाहर। हरियाणा पंचायत इलेक्शन, बाबा जेल से बाहर। राजस्थान विधानसभा इलेक्शन, बाबा जेल से बाहर। और हरियाणा विधानसभा इलेक्शन और बाबा एक बार फिर से जेल से बाहर। अब सवाल है कि बाबा के जेल से बाहर आने से सरकार को किस तरह से फायदा मिलता है और किस पार्टी को फायदा मिल रहा है, और बाबा के इतने संगीन अपराधों में लिप्त होने के बावजूद उसे बार बार पैरोल कैसे मिल जा रही है। इसमें सरकार की मदद किसने की, और सवाल यह भी है कि क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या फिर किसी के दबाव में हैं। सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। बाबा राम रहीम को अपनी दो शिष्याओं से रेप और लगभग 16 साल पहले सिरसा के एक पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के लिए 2019 में दोषी ठहराया गया था। पत्रकार रामचंद्र ने अपने अखबार पूरा सच में डेरा सच्चा सौदा के अंदर चल रहे तमाम अनैतिक कार्यों के बारे में एक रिपोर्ट छापी थी। उनकी रिपोर्ट में राम रहीम के कई नामचीन नेताओं से सीधे सीधे संबंध बताए गए थे। खैर चलिए, पहले हम अपने पहले वाले सवाल पर आते हैं कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार संगीन मामलों में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम पर इतनी मेहरबान क्यों रहती है जो उसे पैरोल दिलाने में जुट जाती है। इसका जवाब है गुरमीत राम रहीम का हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में खासा इन्फ्लुएंस होना। भले ही बाबा संगीन मामलों में दोषी हो, लेकिन उसका इन राज्यों में अभी भी अच्छा खासा प्रभाव है, जो इन राज्यों की कई लोकसभा सीट और विधानसभा सीटों पर वोटों में अंतर डाल सकता है। बाबा के दोषी होने ना होने से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी को फर्क पड़ता है तो बाबा उनके लिए कितने वोट ला सकते हैं, इस बात से। यही कारण है कि जब भी चुनाव आता है बाबा को पैरोल मिल जाती है। मगर संगीन मामलों के दोष में सजा काट रहे किसी शख्स को इतनी ज्यादा बार और इतने कम समय में पैरोल पर रिहाई कैसे मिल रही है। रेपिस्ट और किलर्स के लिए पैरोल और फरलो मिलने के प्रावधान आखिर हैं क्या? देखिए, पैरोल और फरलो के लिए अपने वकीलों के माध्यम से आवेदन किया जाता है और इसके लिए अनिवार्य रूप से जेल कैप्टन की रिकमेंडेशन जरूरी होती है और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर के माध्यम से पैरोल पर या फरलो पर फैसला लिया जाता है। पैरोल या फरलो के नियम काफी सख्त होते हैं। कुल मिलाकर के अगर कमिश्नर ना चाहे तो सरकार भी किसी को पैरोल या फरलो नहीं दिला सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर वो कौन से कमिश्नर हैं जो सरकार के इशारे पर राम रहीम को बार बार पैरोल दे रहे हैं, और यहीं पे एंट्री होती है जेल के सुप्रिंटेंडेंट सुनील सांगवान की। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड में उनका पहला नाम सुनील दर्ज है, लेकिन वे अपने फेसबुक पर सुनील सांगवान लिखते हैं। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, दोनों ही सेना में कैप्टन हैं। सांगवान 22 साल से ज्यादा समय से सरकारी सेवा में थे। वे 2002 में हरियाणा जेल विभाग में शामिल हुए थे। वे कई जेलों के अधीक्षक रह चुके हैं, जिनमें रोहतक की सुनारिया जेल भी शामिल है, जहां वो 5 साल तक रहे। ये वही जेल थी जहां पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सजा काट रहा है। फिलहाल राम रहीम 21 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ है। अब तक राम रहीम को 10 मौकों पर पैरोल या फरलो मिल चुकी है। पहली पैरोल मिली 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए अपनी बीमार मां को देखने के लिए। दूसरी पैरोल मिली 21 मई 2021 को फिर से एक दिन के लिए अपनी बीमार मां को देखने के लिए। तीसरी फरलो मिली 21 दिनों की फरवरी 2022 में, उस वक्त पंजाब में असेंबली इलेक्शंस थे। चौथी पैरोल मिली 30 दिनों की जून 2022 में, उस वक्त हरियाणा में म्युनिसिपल इलेक्शंस चल रहे थे। पांचवी पैरोल मिली 40 दिनों की 15 अक्टूबर 2022 में, उस वक्त आदमपुर सीट पर चुनाव होने थे। छठी पैरोल भी 40 दिनों की मिली 21 जनवरी 2023 में।
7वीं पैरोल मिली 30 दिनों की 20 जुलाई 2023 में। उस वक्त हरियाणा पंचायत इलेक्शन होने थे। 8वीं फरलो मिली 21 दिनों की 21 नवंबर 2023 में। उस वक्त राजस्थान में असेंबली इलेक्शन होने थे। 9वीं पैरोल मिली 50 दिनों की 19 जनवरी 2024 में, यानी कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले। लोकसभा जैसा बड़ा त्योहार था तो छुट्टी भी बड़ी ही रखी गई। और अब 10वीं पैरोल मिली है 21 दिनों की, क्योंकि हरियाणा में असेंबली इलेक्शंस होने हैं और बाबा को तो फिर बाहर करना ही पड़ेगा। इन 10 पैरोल या फरलों में से 6 बार सांगवान उस जेल के अधीक्षक थे जहां डेरा प्रमुख को हिरासत में रखा गया था। यानी कि 6 बार तो सुनील सांगवान ने ही राम रहीम की पैरोल को सरकार के इशारे पर मंजूरी दी है। वैसे तो सुनील सांगवान एक नौकरशाह थे, उन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन वो काम कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। इनके लिए गए फैसलों से देश की आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता थी तो इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी का भरोसा कैसे जीता जा सकता है। अब मौका पाकर सुनील सांगवान ने जेल सुप्रिंटेंडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया है और भाजपा में शामिल हो गए हैं। उनके 5 अक्टूबर को होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में चरखी दादरी से चुनाव लड़ने की संभावना है। सरकार को उन्हें भाजपा में शामिल कराने की इतनी जल्दी थी कि उनके आवेदन को स्वीकार करने की प्रक्रिया एक ही दिन में कर डाली। जेल डीजी ने 1 सितंबर को राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को एक ईमेल भेजा, जिसमें उन्हें उसी दिन नो ड्यू प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया। डीजी के पत्र में कहा गया है कि सुनील सांगवान, अधीक्षक जेल, जिला जेल गुरुग्राम ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध किया है। इसलिए अनुरोध है कि श्री सुनील सांगवान, अधीक्षक जेल गुरुग्राम के पक्ष में नो ड्यूज प्रमाण पत्र शाम 4 बजे तक भेज दिया जाए। हालांकि सुनील सांगवान का राजनीतिक पृष्ठभूमि में प्रवेश कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। उनके पिता सतपाल सांगवान हरियाणा की राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी रहे हैं। सतपाल सांगवान ने 1996 में बंसीलाल की हरियाणा विकास पार्टी से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी और चरखी दादरी सीट से जीत हासिल की थी। बंसीलाल, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं, उनके प्रति सतपाल की निष्ठा और करीबी रिश्ते ने उन्हें राजनीतिक रूप से समृद्ध बनाया। सतपाल सांगवान का राजनीतिक सफर कई उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। उन्होंने विभिन्न चुनावों में अलग अलग पार्टियों से हिस्सा लिया, जिनमें भाजपा, हरियाणा जनहित कांग्रेस और जेजेपी शामिल हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जब उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो वे जेजेपी में शामिल हो गए और चुनाव लड़े। हालांकि वो निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान से हार गए, जो अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। वहीं चरखी दादरी से बीजेपी उम्मीदवार पहलवान बबीता फोगाट 24,786 वोट पाकर के तीसरे स्थान पर रही थी। सुनील सांगवान जैसे लोगों की वजह से ही सिस्टम की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, जो राम रहीम जैसे अपराधियों को बार बार राहत पहुंचाते हैं। वहीं उमर खालिद जैसे लोगों के लिए बेल और पैरोल पाना एक कठिन प्रक्रिया बना दिया है। अब सुनील सांगवान का राजनीतिक सफर आगे कैसे बढ़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन स्पष्ट है कि उनके और राम रहीम के संबंधों को लेकर के सवाल तो उठते ही रहेंगे। आखिरकार इन घटनाओं के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजनीति, धर्म और अपराध के बीच की रेखाएं कितनी धुंधली हो चुकी हैं। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की है, जो कि सत्ता के खेल में सब कुछ जायज मानता है। फिलहाल के इस वीडियो में आज इतना ही। ये रिपोर्ट लिखी थी हमारे साथी आसिफ ने। अगर रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे वीडियोस आपके सामने आते रहे, इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।